हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जोशी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लाइव स्ट्रीम पर आऊँगा, पर थोड़ी सी क्या इशू हो गई है। क्या होता है कि वो यूट्यूब की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के कारण शायद अराउंड 24 to 48 आवर्स लगते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 सब्सक्राइबर। तो इसलिए लाइव स्ट्रीम अभी नहीं हो पा रही। कल शायद पॉसिबली वहाँ से वो खुल जाए, तब मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा। फिलहाल जो है हम बिना टाइम बर्बाद किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैं एक सीक्वेंस में समझाऊंगा। अभी थोड़े बहुत एमसीक्यू भी आएंगे इसके अंदर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, शंट क्या है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, लॉरेंज फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। इतने क्वेश्चन है, पर इन क्वेश्चन में मैं आपको एमपी बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 40 to 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं निकलेंगे, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास। हम थोड़ा प्लेन दूसरा चेंज कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस XY इज करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर, कंडक्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। तो उसके चारों तरफ जो है इस तरह का एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज कर्व्स होती हैं। तो कंडक्टर के चारों तरफ जो है कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे पता करें। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर, one magnetic field is produced around it. This effect of electric current is called magnetic effect of current. Okay. बात है आपकी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करें। तो एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम राइट हैंड स्क्रू लॉ भी बोलते हैं इसको, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्ट वायर को राइट हैंड में होल्ड करते हैं और उस राइट हैंड में होल्ड करने के बाद उस स्क्रू को इस तरह रोटेट करते हैं कि जो स्क्रू है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में मूव करता है। इट मींस इट एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरा मतलब ये हुआ कि सपोज दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, आई होल्ड दिस वायर लाइक दिस वे एंड थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन इफ वी रोटेट स्क्रू इन सच अ वे दैट इट एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो थंब जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो थंब कुछ इस तरह रोटेट करेगा। तो रोटेट हुआ यूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हम ऐसे दे पाएंगे। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नीचे कर दी जाए, तो फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये स्क्रू लॉ भी है, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और मैक्सवेल का स्क्रू लॉ क्या है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू डोंट नीड टू नोट डाउन एनीथिंग। ओके, आई विल सेंड यू नोट्स, मैं नोट सेंड कर दूंगा। हाँ, जब ये अभी वीडियो बन रहा है तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब बेटा हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन जो है, जो बायो सेवर्ट लॉ है, 99 क्या कहूं मैं, 100% बोल रहा हूं मैं कि बायो सेवर्ट लॉ जो है वो एग्जामिनेशन में आएगा। इसका एप्लीकेशन है, बायो सेवर्ट लॉ ज्यादा प्रीफर किया जाता है। बायो एंड सेवर्ट आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक्चुअली इन्होंने क्या करा कि जब ये पता हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है,
ये जो है बायो-सेवर्ट लॉ ने जो है एक लॉ इंट्रोड्यूस करा। तो वो लॉ क्या है? वो लॉ बड़ा सिंपल सा है। देखिए आप मान लो थोड़ी देर के लिए, सपोज वी हैव दिस करंट कैरिंग कंडक्ट वायर XY, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज कैपिटल I। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट है AB। AB की जगह हम इसको UV मान लेते हैं, क्योंकि B जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो UV मान लेते हैं इसको। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ ले लेते हैं बेटा हम, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ जो है DL है। इस स्मॉल एलिमेंट से R डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस ऑफ R, there is a point P where we have to find intensity of magnetic field। इस पॉइंट P पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वायर तो पूरा ही है, XY पूरा कंडक्ट वायर है, पर हम बायो-सेवर्ट लॉ से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो किसके कारण निकाल रहे हैं? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उसका स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं। तो बड़ा बहुत सिंपल सा बेटा, सुनो आप क्या है। मान लो थोड़ी जो स्मॉल एलिमेंट ये है, और इस स्मॉल एलिमेंट को P से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल लेना पड़ेगा, वो एंगल थीटा लेंगे हम। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। Intensity of magnetic field due to a small element is directly proportional to length of a small element. It is directly proportional to sin theta. What is theta? This is very important thing. You cannot leave this question without mentioning the value of theta or meaning of theta. You will have to explain what is theta. Theta is, this theta is the angle between small element and the line joining small element to point P। इस स्मॉल एलिमेंट और इस स्मॉल एलिमेंट को P से मिलाने वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। It is looking like it is 90 degree, but it is not 90 degree. It can be different values. Okay, it can have different values. So intensity of magnetic field due to a small element is directly proportional to sin theta. Theta is the angle between a small element and स्मॉल एलिमेंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट P, मतलब ये वाली लाइन और स्मॉल एलिमेंट के बीच का एंगल है। एंड फाइनली DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सपोज दीज आर 4 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। If we join all these equations, what we will get? We will get DB proportional to IDL sin theta upon R square। DB, whenever we remove proportional sign, we will have to put a constant। तो constant ले लेते हैं, DB equal to K IDL sin theta upon R square। Value of this K in SI system, SI सिस्टम में K की वैल्यू है बेटा μ0/4π। इसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू 10⁻⁻7 है। दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं यहां। तो DB इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। दैट्स ऑल। इतना लिखना है बायो-सेवर्ट लॉ में। बायो-सेवर्ट लॉ आएगा कितने मार्क्स का? 3 to 4 मार्क्स का, है ना। पॉसिबल नहीं है 2 मार्क्स में आ जाए, इतना छोटा, इतना स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में कहां से आएगा? तो 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ सकता है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग शॉर्ट स्वीटली। बायो-सेवर्ट लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्ट वायर। है क्या? इन सब की जगह मैं प्रीफर करता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड रिमेंबर दिस वन। स्टूडेंट इसको रिमेंबर करें। दिस इज कांस्टेंट। व्हाट इज आई? आई इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। व्हाट इज DL? लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग स्मॉल एलिमेंट टू पॉइंट P। एंड व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट टू पॉइंट P। तो बेटा अगर आप बायो-सेवर्ट लॉ में इतना लिख देंगे तो आपको 101% जो है 3 to 4 मार्क्स बायो-सेवर्ट लॉ के मिल जाएंगे। आई होप
कि ये बायो सेवर्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर नोट्स, आई विल सेंड यू नोट्स, ओके। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ऑलरेडी बेटा बता रहा हूं, मेरा इंटेंशन जो है स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। 40 to 50 क्वेश्चन कर लें आप, जो मैं बता रहा हूं। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे, तो 40 to 50 क्वेश्चन आप कर लें। 101% बेटा मैं पहले भी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा हम तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है, जो कि यहां लिख रखा था मैंने, वो हुआ रिमूव। वी हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से कंप्लीट करा हमने। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन बेटा। शॉर्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, जल्दी ही बड़ा बोर्ड लाऊंगा मैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हम पता करने वाले हैं बेटा। ये डेरिवेशन इसलिए भी, वाला जो डेरिवेशन करने वाले हैं सेकंड, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम जब डेरिवेशन कर लेंगे तो इससे आपको एक फार्मूला और पता लगेगा। वो फार्मूला रहेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्ट वायर। मतलब एक लंबे इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्ट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, वो आपको इससे पता लग जाएगा। इसमें जो आंसर आएगा उसमें जरा सा चेंज करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो हम बेटा सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। करना क्या है बेटा, आपको एक इस तरह का सर्कुलर लूप बनाना है। ये सर्कुलर लूप बनाया हमने, द लूप इज एक्स वाई। ये सर्कुलर बनाया हमने, एक्चुअली आप इसको एक स्ट्रेट वायर माने। इस स्ट्रेट वायर को हमने सर्कल में बेंड कर दिया है। अब इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, इसका सेंटर जो है वो हो गया ओ। हम क्या करते हैं बेटा, इस सर्कुलर लूप को छोटे स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान लेते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट ए बी, दूसरा स्मॉल एलिमेंट बी सी, तीसरा एलिमेंट सी डी, चौथा डी ई, ऐसा करके बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है बेटा। हम चाहें तो इसको इंटीग्रल से भी कर सकते हैं। आप में से कई बच्चों ने इंटीग्रल से कर लिया हो अगर, तो अच्छी बात है। तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व डेरिवेशन, डिफरेंट स्टूडेंट्स में यूज डिफरेंट वेज। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिंपलेस्ट वे, ओके। हमने क्या करा, हमने सेंटर से स्मॉल एलिमेंट की वाली लेंथ ली, जो कि रेडियस है इसकी। यहां पर जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री का बनने वाला है। हाँ करते हैं हम इंटेंसिटी। और अच्छा बेटा एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, बेटा कोई भी डेरिवेशन है ना, बिना डिस्क्रिप्शन के नहीं करना। थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लिखिए एक्स वाई इज अ सर्कुलर लूप हुज रेडियस इज आर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज आई। थोड़ा बहुत लिखिए, उसके बाद शुरू करिए। ऐसा नहीं बस डायग्राम बना डेरिवेशन शुरू कर दिया। ऐसा करेंगे थोड़ा मार्किंग कटिंग हो जाएगी बेटा। हम नहीं चाहते कि जो क्वेश्चन हमको आता है उसकी मार्किंग कट हो जाए। हाँ तो बेटा हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखें, थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी। ए बी एक ही चीज है। इस ए बी के कारण सेंटर पर, एट सेंटर, क्या होगा बेटा, वो इसको हम लिख रहे हैं डी बी वन। आप बोलोगे डी क्यों लिख दिया, रिजल्टिंग नहीं आ रहा ना बेटा। ये रिजल्टिंग नहीं है, ये सिर्फ अभी ए बी के कारण है। ए बी के कारण पता करेंगे, बीसी के कारण पता, सब 4-5 पता करके ऐड करेंगे तब जाके रिजल्टिंग आएगा। तो अभी डी बी वन बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। बायोसेवर्ट लॉ लगा रहे हैं बेटा, वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। डी बी वन बराबर μ0/4 पाई। हाँ बेटा क्या है बायोसेवर्ट लॉ, क्या आई। अब डीएल की जगह ए बी ले लिया है तो आई ए बी, हाँ, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, पुट कर दो इसमें, क्या जाएगा μ0/4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। बेटा साइन 90 जो है, साइन 90 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिख नहीं रहा हूं। तो डी बी वन बराबर आ गया μ0/4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी,
ड्यू टू बीसी, बीसी के कारण क्या हो जाएगा बेटा, डी बी टू इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली we can find intensity of magnetic field due to all small elements, but what we have to do, अब करना क्या है, हमको रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, B इक्वल टू, दिस इज द रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू विल हैव टू राइट हियर रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सबको इन सबको ऐड करने वाला हूं मैं, dB1 प्लस dB2 प्लस जितने भी सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, लुक एट दिस बेटा, dB1 की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर एबी, dB2 की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बीसी। तो रिमेनिंग में भी वाली टर्म तो सब में कॉमन आने वाली, तो उसको हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकालूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डिश। हाँ तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज 2 पाई आर, क्योंकि अगर हम इन सब स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे इट विल गिव यू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, इससे आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो 2 पाई आर जो है उसकी वैल्यू रहती है, आर से इस आर को हम कैंसिल कर देते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, अभी 2-3 यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे चैप्टर के ड्यूरेशन में, फिलहाल अभी अपन को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल क्या हो गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। इज दैट क्लियर? अब बात चलती है कि आप, अभी मैंने कहा आपसे कि इससे लॉन्ग स्ट्रेट वायर का भी हो जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए इस कॉइल में n रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन n है, तो बेटा यहां पर है ना चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि हम इस डेरिवेशन से लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। बेटा वो पता कैसे करेंगे, बेटा जस्ट इसमें से यहां से पाई को रिमूव कर दो। अगर पाई को रिमूव करता हूं ना बेटा तो क्या होगा, देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया एक्स वाई, इस पूरे स्ट्रेट वायर के कारण मान लो डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, पूरे के कारण निकालने वाले, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, बोल रहा हूं बेटा पाई हटा दो तो आ जाएगा 2 आई अपॉन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखने के लिए बेटा ना, दैट वन इज डिफरेंट क्वेश्चन, वो एक अलग क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग, थोड़ा लंबा है, वो इनके मार्किंग में फिट बैठता नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करा देता है ना। आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट डूइंग एनी न्यूमेरिकल एनी डेरिवेशन। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, हमको उसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि हमारा एक डेरिवेशन आएगा, अभी हमारा डेरिवेशन आएगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, उसमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एट एनी पॉइंट, डी डिस्टेंस पे ले लिया है, तो बी बराबर आ गया क्या, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस वन इज अवर सेकंड क्वेश्चन बेटा। 2 to 3 मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, अभी थोड़ी देर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले, मैं भी एक कॉपी पी लूं, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। 4 क्वेश्चन में समझ में आएंगे आपको। ओके बच्चों, तो कॉपी तो ठंडी हो गई थी, जल्दी पी ली। हाँ हम आगे बढ़ते हैं, रिमूव करते हैं बेटा इसको। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो बेटा, मैं आपको एक पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। जनरली अदर चैनल पर क्या होता है
कि वो एक दो क्वेश्चन लेते हैं और वो पूरा टाइम दो क्वेश्चन में निकल जाता है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू सर्च आउट ऑल दोस टॉपिक्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट पर्टिकुलर चैनल, ऐसा इम्पॉसिबल होता, पॉसिबल नहीं बच्चे के लिए। और वो 10 डेरिवेशन है, 10 डेरिवेशन के 10 घंटे लग जाएंगे, वी डोंट हैव टू मच टाइम, ओके। इसलिए मैं इंटेंशनली क्या करना चाहता हूं कि आपको मेरे एक वीडियो में एक चैप्टर मिल जाए, आराम से उस वीडियो को देखा और अपनी प्रिपरेशन कर ली। फिर थोड़ी देर बाद में एक वीडियो, कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैं पूरे नाइट, फुल नाइट आज जो है वीडियो बनाने वाला हूं। तो आपको जो है लगभग पूरे की पूरे 7 चैप्टर है मेरी नजरों में जिनमें डेरिवेशन है, वो मैं आपको देने वाला हूं। तो बेटा ये ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम बेटा बिना टाइम खराब करें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बेटा, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। मैंने टॉपिक पहले से इसलिए लिखे हैं ताकि मैं उनको रिमूव करता जाऊं और आपको भी एक माइंड सेटअप हो जाए कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो ना, जैसे मैं बायोसेवर्ट लॉ के लिए कह रहा हूं, मैं बायोसेवर्ट लॉ के लिए कह रहा हूं नॉट 99.9, एक्चुअली 100% है। बायोसेवर्ट लॉ लास्ट ईयर भी नहीं आया हुआ, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बायोसेवर्ट लॉ अभी आ जाएगा। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है। एंड स्पेशली दिस कंडक्टर इज कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर को हमने काय में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक दूसरे से कंबाइंड है, पर ये अलग है, ये अलग है ना। तो पहले मैं इसको करते हैं हम लोग। तो देखो आप ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ती है। ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड बना दी बेटा बी। करंट कैरिंग एक वायर को करा, वायर में सपोज इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, इस वायर को नाम हम XY दे देते हैं। हमको पता है फोर्स लगने वाला है, फोर्स जो है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है, कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है बेटा। यहां पर हम थीटा दे देते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स काम करने लगेगा। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। कौन से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, this force is directly proportional to intensity of magnetic field, and this force is directly proportional to sin theta। बात आगे की बोले थीटा क्या है। तो बेटा ये थीटा अपन फोर्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम कि जो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है। क्योंकि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल भी रख सकते हैं, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं। वो दो कंडीशन आने वाली है, फोर्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो फिलहाल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों चारों इक्वेशन को बेटा ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया बेटा, तो क्या आ गया? F प्रोपोर्शनल टू ILB sin थीटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा लो, KILB sin थीटा। K की वैल्यू बेटा इस सिस्टम में 1 कंसीडर की होती है, तो F बराबर ILB sin थीटा। दिस इज द फोर्स बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। अपन ने मैंने इसको इस सर्कल में डाल दिया है, तो एक मेन डेरिवेशन है जो कि ये रहा, इस मेन डेरिवेशन में बात आती है। बोले ये मैक्सिमम कब है? आप सोचिए, साइन के मामले में थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक। तो अभी फिलहाल 1 और -1 के बीच में होती है। तो हम बात कर रहे हैं थीटा की वैल्यू दो, अभी यहां पर दो कंडीशन है केवल। इफ वायर इज पैरेलल, अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल हुआ, इफ XY मतलब वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड,
ऐसा होगा बेटा तो थीटा बराबर जो है बेटा 0 हो जाएगा। अब थीटा 0 हो गया बेटा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स जो है वो भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर वायर पैरेलल है कोई फोर्स नहीं लगने वाला इस पर। हाँ आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स वाई मतलब वायर इज परपेंडिकुलर टू बी, एक्स वाई जो है बी के परपेंडिकुलर है बेटा, इस कंडीशन में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। आप सबको मालूम है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई एल बी। दैट्स ऑल। बिल्कुल आगे मेहनत ना करते हुए इसके जस्ट बाद ये भी होने वाला है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। हाँ बच्चे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स क्या है। देखो बेटा लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, यहां कंडक्टर वायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगने लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। उस लॉरेंज फोर्स का डेरिवेशन बढ़ा रहा हूं, उसका थोड़ा सा आगे वहां निकल जाएगा। हम मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए कि जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो है आई इक्वल टू क्या है मेरे पास बेटा क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ना, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। बात करते हैं उसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी v इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है एल, एल डिस्टेंस कवर करने वाला, अपॉन टाइम के लिए आ गया टी। बेटा यहां पर मुझे यहां पर देखो अपने पास में इस फॉर्मूले पर आओ, आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी रख देंगे, एल की जगह रखना है तो हम एल को कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा v इंटू टी। ये आई की वैल्यू और एल की वैल्यू को इसमें पुट कर दो बेटा, पुट कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं बेटा, आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू हाँ आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी इंटू एल की वैल्यू हाँ v इंटू टी बी साइन थीटा। हमें टी से टी को रिमूव कर दे, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बट आपको पता है जब भी हम साइन थीटा को रिमूव करने वाले होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, मतलब जब कॉस थीटा रिमूव होता है तो डॉट प्रोडक्ट लगता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है बेटा तो उसको लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा। मतलब साइन थीटा को रिमूव करेंगे तो जो दो वेक्टर क्वांटिटी उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, तो लगा दो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू हाँ वी क्यू पर वेक्टर मत लगा देना बेटा, क्यू स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बड़ा ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। तो एक ही डेरिवेशन में दो हो गए, लॉरेंज फोर्स आए तो आप पूरा भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्ट वायर, ये लिख के उसके बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको सेपरेटली करना चाहते हैं तो मेक द सेम डायग्राम एंड यूज दिस टर्म एंड जस्ट आफ्टर दैट वन रिमेनिंग स्टेप्स, और इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डू दिस कंप्लीट डेरिवेशन, यू विल गेट फुल मार्क्स, है ना। लॉरेंज फोर्स में फुल मार्क्स आएंगे, इसमें भी फुल मार्क्स आएंगे। बड़ा बात आती है जो फोर्स वाला, इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए रूल क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए बेटा रूल है वाला लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इफ लेफ्ट हैंडेड थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच करने वाला हूं मैं, स्ट्रेच इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में बेटा अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, तो थंब जो है ना बेटा फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगने वाला है वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड आउटसाइड होने वाला है। देखो ना आप, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक करंट नीचे, तो फोर्स है बोर्ड पर परपेंडिकुलर आउटसाइड लगेगा। तो हमको लॉरेंज फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता की जाती है। आई होप कि आपको लॉरेंज फोर्स भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो हम लॉरेंज फोर्स भी रिमूव कर देते हैं।
हाँ बेटा, दो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, इसको रिमूव कर देता हूं बेटा मैं। नोट्स भी है हमारे पास, अगर आप डिमांड करेंगे आप मैसेज करिए मुझे किस चैप्टर के नोट्स चाहिए, कुछ भी, एनी हेल्प, एनी नोट्स, एनी हेल्प, आई एम हियर बेटा, ओके। अब बेटा कुछ थोड़े दो तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जनरली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है, मेरे जहां तक मैं सोचता हूं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूं कि उनको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही ज्वाइन करें। हाँ बेटा देखो, आप अभी आने वाला है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्ट वायर पैरेलल, दो करंट कैरिंग कंडक्ट वायर पैरेलल होना चाहिए, उनके बीच फोर्स क्या लगेगा बेटा, इस पर मैं आऊंगा। थोड़ा सा अपन इसके एमसीक्यू की बात करते हैं बेटा, है ना। एमसीक्यू के लिए अपने को तीन चीजें पढ़ना पड़ेगी। सबसे पहली बात आती है बेटा गैल्वेनोमीटर क्या है, दूसरी बात आती है बेटा अमीटर क्या है, तीसरी बात वोल्ट मीटर क्या है। एक ये चीज पढ़ ले, एक पढ़ने वाले हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बोल दे या लॉरेंस फोर्स बोल दे ना, दोनों में से कोई सा भी, लॉरेंस फोर्स। हाँ तो बड़ा ये समझो आप, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आखिरी वाला टॉपिक गैल्वेनोमीटर का ही है, अभी खत्म करने वाला हूं, समझाने वाला हूं उसको। गैल्वेनोमीटर एक बेटा ऐसा डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, कि बहुत ही माइनर से माइनर इलेक्ट्रिक करंट को भी पता कर लेता है कि करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जनरली गैल्वेनोमीटर तो इतना ही काम करता है कि ये बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इट डजंट मेजर दैट करंट, उस करंट को ये मेजर नहीं करता। तो मेजर करने वाला डिवाइस जो है वो अमीटर है, अमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस जो है वोल्ट मीटर है। बोले ये अमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर में और वोल्ट मीटर में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर है हमारे पास ये, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस के वायर को लगा देते हैं बेटा। जब इस कम रेजिस्टेंस के वायर को लगाते हैं गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट्स इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है वो अमीटर में कन्वर्ट्स हो जाता है। अब ये वायर को लगाया, बोले इससे होगा क्या बेटा, इस वायर को शंट बोलते हैं। शंट का काम है इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है कि ज्यादा करंट, मान लो थोड़ा हाई स्ट्रेंथ का करंट फ्लो हुआ, अगर वो ये नहीं हुआ तो पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल बंद हो सकती है ना, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ब्रेक हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट डैमेजेस से सेव करने के लिए जो है वो शंट होता है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं बेटा, वेरी लेस रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ बेटा, बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करें। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस के वायर को लगा दो, ये तो अमीटर बन गया, ये बेटा अपना वोल्टमीटर बन गया। तो समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आएगा बेटा, वहां पर आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। To convert galvanometer into ammeter, very less resistance wire, which is also known as shunt, is connected parallel to the coil of galvanometer. How to convert galvanometer into voltmeter? High resistance wire is connected with series में कनेक्ट करना है with the galvanometer। galvanometer है हमारा, इसको जी नाम देते हैं हम। अब बेटा बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या। बेटा देखो, डिफरेंस में इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अमीटर जो डिवाइस है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज जीरो। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है बेटा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं बेटा, किसी भी रेजिस्टेंस हुआ वो अगर जीरो हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीरो का मतलब है लगभग निग्लिजिबल टाइप का होता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी ओवरऑल रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस जीरो।
अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कभी कभी आ जाता है ये जो अमीटर है, बोले इसको सीरीज की जगह पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अब आप सोचो, आपने अमीटर को क्या करा, एक डिवाइस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, होगा क्या बेटा, होगा ये कि जो भी करंट है वो पूरा अमीटर में से होगा, कॉइल जल जाएगी उसकी। इसलिए अपन अमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि पहले डिवाइस में करंट फ्लो, बाद में उसमें करंट फ्लो। वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या लिख दिया बेटा, इंफिनिटी। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिस्ट आउट है वो ये रहा, जो मैं भी समझा रहा हूं। अब बात है गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें अपने को गैल्वेनोमीटर जो है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल में क्या होता है, कॉइल मूव करती है, मैग्नेट जो लगे होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। मैं जनरली थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट लगा हुआ है, और इसमें जो है एक कॉइल है जो इसमें रोटेट करेगी, ये कॉइल है, ये एनएस मैग्नेट हो गया। तो मूविंग कॉइल में क्या होता है बेटा कि जो कॉइल, आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है इसके अंदर। मूविंग मैग्नेट में क्या होता है बेटा, कॉइल स्टेशनरी होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेट रोटेट करता है। हमको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा। ये जो बेटा मैंने बनाया, ये कॉनकेव बनाया, कॉनकेव। तो कॉनकेव क्यों बनाते हैं, कॉनकेव बनाते हैं बेटा, आ जाएगा क्वेश्चन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हमारे मैग्नेट होते हैं उनको कॉनकेव क्यों कट किया जाता है, कॉनकेव कट किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए, एक जैसा हो जाए। अब यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो सेंटर पे यहाँ पर है, तो यहाँ के कारण अलग, यहाँ के कारण अलग, अगर रेडियल हुआ तो सबके कारण एक जैसी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। कॉनकेव क्यों बनाते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए बेटा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी क्या है, क्या है, एस बराबर लिखा मैंने फाई अपॉन आई। फाई जो है ना बेटा डिफ्लेक्शन है, ये कॉइल होते हैं ना, पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर ये ऐसा यहाँ पर पॉइंटर लगे होते हैं, तो ये पॉइंट मूव करता है, पॉइंट मूव करा तो कितने एंगल से मूव करा, वो एंगल फाई है। हम इसको शॉर्टशीट बोलते हैं, इट इज अ डिफ्लेक्शन, इट इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। क्या सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बेटा, डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, यूनिट करंट फ्लो करने पर कितना डिफ्लेक्शन आया, यूनिट करंट मतलब 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेंगे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, उसको ही सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऐसा ना लिखना चाहे तो बेटा ऐसा लिख दो, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर या कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, बेटा इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। बहुत जरूरी है बेटा याद करना, है ना, पूरा गैल्वेनोमीटर वाले मत करो, ये करना पड़ेगा। फाई अपॉन आई होता है बेटा NBA अपॉन सी, एन टोटल नंबर ऑफ टन्स, ये आर्मेचर कॉइल है ना, इस आर्मेचर कॉइल में ऐसे टन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टन जो है वो एन है बेटा, ऊपर है, प्रोपोर्शनल है, तो टोटल नंबर ऑफ टन ज्यादा होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, एरिया आर्मेचर कॉइल का एरिया ज्यादा होना चाहिए। सी को बोलते हैं बेटा कपल पर यूनिट ट्विस्ट, जो ट्विस्ट है उसकी पर यूनिट में कितना कपल प्रोड्यूस होने वाला है, इसको अपन जो है सी बोलते हैं। कम होना चाहिए, है ना, मतलब वो अगर सी कम हुआ तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा याद कर ले, इसको दो फैक्टर याद कर ले, टोटल नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल ज्यादा होना चाहिए। दो भी याद कर लेंगे बेटा सफिशिएंट है। बोलते हैं बेटा ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, देखो बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो एप्लीकेशन है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। बेटा सबसे पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है रही बेटा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, इसको अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी जो है हाई होती है, बस दो याद कर ले। इज दैट क्लियर? तो बेटा हमारा वाला टॉपिक खत्म हुआ। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्ट वायर। स्टार्ट करते हैं बेटा हम इसको, थोड़ा सा रुकते हैं 2 मिनट, फिर इसको खत्म कर देते हैं। दिस चैप्टर विल फिनिश। कुछ एमसीक्यू दूंगा 100% बेटा आपके 7 मार्क्स का है बेटा, 7 मार्क्स आ जाएंगे आपको इस चैप्टर से। 4 नंबर का क्वेश्चन इसको चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस तरफ। ये हमारे पास चॉइस है कि उसके और में
मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ जाता है, पर अगर आप इसको कर लोगे तो बच जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 एक एमसीक्यू है बेटा। तो मेरी नजरों में 6 से 7 नंबर जो है, अभी इसका एक मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक और बचा हुआ है, ये मैग्नेटिज्म और पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन उसके अंदर पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। अगर ओवरऑल अपन कैलकुलेट करें तो आपको 6 to 7 या 8 मार्क्स दिला सकता है बेटा ना। अभी थोड़ा 2 मिनट में वेट कर लूं, पानी पी लूं मैं, फिर ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वाली क्लास ओवर होगी, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में वापस आऊंगा बेटा थोड़ी देर बाद। हाँ बेटा, तो बिना मतलब 2 मिनट का टाइम भी नहीं ले रहा हूँ बेटा, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता बेटा मैं आपका ना। हमको क्या है बेटा, बहुत ही ध्यान से बेटा, मेरे को बहुत ही दुख है कि मैं लाइव स्ट्रीम पर नहीं आ पाया। मैं अगर लाइव स्ट्रीम पर आता तो पॉसिबली शायद आपके कमेंट्स पढ़ता और सुनता कि किसी को कुछ और भी पूछना हो तो मैं वो भी समझा पाता, पर वो पॉसिबली अब कल हो पाएगा। मैथमेटिक्स में तो बेटा पूरे 6 दिन लाइव स्ट्रीम दूंगा, पूरे 6 दिन पूरा मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा बेटा। आ जाना बेटा आप लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई तुम में से कोई इंटरेस्टेड हो, बोले आप यहाँ बैठना चाहते हो, ये मेरी क्लास में लगी हुई है अभी, तो ये क्लास में ना पीछे बैठा है ना, बच्चे बैठे हुए हैं, 30 बच्चे बैठे हुए हैं मेरी कोचिंग के, 30 बच्चे यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तो उनको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उनको फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू कम हियर एंड वांट टू जॉइन ऑफलाइन क्लास, यू आर वेलकम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फीस वाली बात नहीं है ना, बस आपका रिजल्ट बन जाए वो ही मेरी फीस होगी, है ना। तो बेटा हम अगला एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, वो और मैं करा देता हूं, तो हमारा चैप्टर फिनिश होगा बेटा ना। तो हमारा क्वेश्चन था फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो 2 वायर है हमारे पास, ए बी, हाँ ABCD दे देते हैं, ABCD या PQRS देते हैं बेटा, ज्यादा बेटर होगा, PQRS। ये 2 वायर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बेटा D है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2। बता चुका हूं करंट फ्लो होगा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके चारों तरफ भी आएगा, ऑब्वियसली इसके चारों तरफ भी आएगा, मतलब ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे। अब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपल भी करेंगे। अब वो डिपेंड करता है ये दोनों वायर कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या कब एक दूसरे को रिपल करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले डेरिवेशन कंप्लीट कर दें। बताओ बेटा, इस वायर के कारण डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? थोड़ी देर पहले बेटा डेरिवेशन करा है, क्या होगी बेटा? वो मैं इसको लिख लेता हूं, मैं B1 नाम देता हूं बेटा, या बी ही नाम देते हैं, बोलते हैं B इक्वल टू, क्योंकि एक से काम हो जाएगा। हाँ, B इक्वल टू अभी करा बेटा थोड़ी देर पहले, μ0/4π, हाँ 2I1/d कराया ना बेटा अभी। स्ट्रेट वायर के कारण करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर से पाई हटाओ तो ये आता है। तो इस वायर के कारण डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्या लिखने वाले हैं हम? क्या लिखना है यहां? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ, PQ के कारण एट डिस्टेंस D, एट D। हाँ, क्या हो गया? B बराबर μ0/4π 2I1/d हो गया। हाँ बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण RS पर फोर्स लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम? फोर्स ऑन RS ड्यू टू B। क्या लगेगा बेटा? वो F इक्वल टू, हाँ बेटा, इसमें करंट फ्लो रहा है I2L, हाँ B1, I2L B1 साइन थीटा। पढ़ा था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, फोर्स इक्वल टू IL B साइन थीटा, पढ़ा के आए हो? हाँ बेटा, थीटा क्या बताओ? ये है थीटा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल जो 90 डिग्री। हाँ, क्या जा रहा है? F बराबर I2, हाँ L B1, B1 की वैल्यू, ये B1 मान लो इसको, B1 की वैल्यू रख दो इसमें। हाँ, क्या जाएगा? F इक्वल टू, हाँ μ0/4π 2
I1 I2 के अपॉन में D और L, इस L को अपॉन में पहुंचा दो, F अपॉन L बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाए 2 I1 I2 अपॉन D न्यूटन पर मीटर। बेटा ए बी में करंट फ्लो करो, फोर्स इस पर बताओ, या इसमें करंट फ्लो करो, फोर्स इस पर बताओ, यही आएगा। अगर हमने इस वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को B1 नाम दिया, फोर्स अपन RS पर निकाल रहे हैं तो मैं उसको थोड़े के लिए F2 नाम देता हूं। तो F2 बराबर क्या आया, I2L B1 sin थीटा, थीटा 90 रखा, F2 बराबर आ गया I2L B1। हाँ, B1 की वैल्यू रखी आगे। आप इसको उल्टा कर ले, बोले मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो आप एक काम करें, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन D। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। बेटा क्या फोर्स लगेगा, F2 बराबर F1 बराबर, हाँ क्या लगेगा, I1L B2, वैल्यू पुट करो बेटा। तो बेटा किसी भी तरीके से कर लो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ये आसान सा तरीका है। तो बेटा इसके साथ हमारा मूविंग चार्ज वाला टॉपिक खत्म होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर हो सके तो याद करना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, दो डिफरेंस बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F बराबर QE, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लिखा अपन ने Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक से बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी लगता है। मैग्नेटिक फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो बताओ उसमें थीटा आता है, थीटा वेलोसिटी आ रही, वी आ रही है, पार्टिकल रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैग्नेटिक फोर्स इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। ये तीन डिफरेंस याद कर ले बेटा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हम थोड़ी देर बाद या पॉसिबली एक आध घंटे का करने के बाद, मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं, उसको मैं वापस अपलोड करूंगा। इसके बाद का जो चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे, शॉर्ट शीट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइडेड। आधा घंटा लगेगा उसको करने में, जब तक बेटा आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।